हेलो स्टूडेंट, आज हम सी टेट के पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे जो हिंदी भाषा से संबंधित है। आप लोगों को सी टेट पास करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसके पुराने पत्रों को सॉल्व करना होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और पेपर किस पैटर्न पे आधारित है और किस तरीके का है ये आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी। तो हम इसमें पहले एक गद्यांश है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट से ज्ञान का उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व और औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग प्रश्न देखते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ऑप्शन है, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। 3 नंबर, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। ऑप्शन है 4, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। इसमें सही जवाब है शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार हम बैंक में लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार शिक्षा में लेन देन की प्रक्रिया की जाती है। जिस प्रकार हम शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक को सिखाते ही हैं। इसका अगला प्रश्न देखेंगे। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? गद्यांश में साफ तरीके से बताया गया है कि इसमें शिक्षक अपने आप को सर्वोपरि मान लेता है, परंतु ये नहीं है। ऑप्शन इसका है, शिक्षक ज्ञानवान है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, वे अज्ञानी हैं। गद्यांश के अनुसार बताया गया है कि शिक्षक पूरी तरह शिक्षित नहीं होता, वो भी अपने छात्रों से सीखता रहता है। और गद्यांश में ये बताया गया है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे टीचर सबसे ज्ञानवान है, उन्हीं के पास सारा ज्ञान है। इससे वो वंचित रह जाते हैं कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, बल्कि वह भी बच्चों से सीख कर ही अध्यापक पढ़ाना सीखता है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। जब तक बच्चे सीखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी अध्यापक उनको नहीं पढ़ा सकता। इसका सही जवाब है छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़ित होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न को आपको गोला बनाना चाहिए और इस पे आपको खुद जाके इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में आपको कमेंट में बताना चाहिए कि 94 नंबर का आंसर क्या होगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने प्रश्न पत्र देखे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाते हैं, तो इस पे आप लोगों को काम करना है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। गद्यांश में किस पे करारा व्यंग किया गया है? ज्ञानवान व्यक्तियों पर, उत्पीड़ितों की दशा पर, शिक्षितों की दशा पर, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध के। क्योंकि गद्यांश में शिक्षक और छात्र के मध्य क्या संबंध है, किस तरीके से वो एक दूसरे को सिखाते हैं, इस पे व्यंग किया गया है। तो ये शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण। अब ये देखिए, ये आपके यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं, तो इसको थोड़ा सूझबूझ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण होगा जिज्ञासु, न कि जिज्ञासी, न कि जिज्ञासा वाला, न कि जिज्ञासीशील, जिज्ञासु इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें पहले ही नंबर पे आपको दिख रहा है वास्तव प्लस इक प्लस ता। आप जब इसको तोड़ेंगे तो पहले इसमें आएगा वास्तव, फिर इक, फिर ता। तो इसमें जो ये दोनों है, ये दोनों इसमें प्रत्यय हैं कि इनमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो वास्तविकता में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ क्या है? अब आपको पूरा गद्यांश वापस से जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है तो मैं आपको जवाब बता देती हूँ। नितांत का अर्थ केवल, एकांत, बहुत, बिल्कुल। तो गद्यांश के अनुसार इसमें है नितांत का अर्थ केवल। खालिस्तान उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित, प्रतिस्थापना। इसके लिए हमको प्रीवियस पेज पे जाना पड़ता। इसका सही आंसर होगा नंबर 2। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इधर से हमारे पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ऑप्शन 1 केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, ऑप्शन 2 केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन 4 केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। नंबर 1 मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कविता कहानियों को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। क्योंकि बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो अपनी बातें अच्छी तरीके से दूसरों को समझा लें, यही उनके लिए पहली प्रायोरिटी रहती है। इसीलिए उनको अभिव्यक्ति की जितने अवसर दिए जाएं उनसे वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखना। लिखना क्या है? इसमें पूछा गया है लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। नंबर 2 एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। नंबर 3 एक तरह की बातचीत है। नंबर 4 यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है एक तरह की बातचीत है। हम कुछ भी लिखते हैं, कोई पढ़ता है, उसको हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को समझने में आसानी होती है, या किसी भी माध्यम से हम उसको अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। तो लिखना एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 1 के बच्चे अपने
कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। बच्चे शुरुआती दौर में किससे मिलते हैं? घर परिवार पड़ोसी से, घर परिवार परिवेश से, घर परिवार दोस्तों से, घर परिवार टीवी से। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में तो 5 साल, लेकिन जो हमारे प्राइवेट हैं और अब के जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों को 3 साल से ही लिया जाने लगा है। वो जितना पड़ोस में नहीं जाते, वो घर के परिवेश से ही वो विद्यालय पहुंच जाते हैं। उसके बाद पड़ोसियों से उनका मेल मिलाप होता है। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। इसमें सिंपल सा है। शुरुआती कक्षा 1 का बच्चा शुरुआत करेगा अक्षर ज्ञान से, अक्षर ज्ञान को शुरुआत करेगा, लेकिन उसके अध्यापक का उद्देश्य यही होगा कि उसको पढ़ना आए, वो शब्दों को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से प्रारंभ होकर किसी उद्देश्य अध्यापक किसी उद्देश्य को लेकर ही बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे ही उनका समय पास नहीं करता। तो अक्षर ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि उनको अक्षर का ज्ञान होगा, फिर वो वाक्य बनाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे वो बड़े बड़े सेंटेंस आराम से बोल पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बताते हुए उन्हें विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। आप इसका जवाब एकदम आसानी से दे सकते हैं कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। आप लोगों को नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, नहीं पे आपको पेपर में फोकस करना है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि नहीं हमें नहीं दिखता, उसी वजह से हमारा सारा पेपर खराब होता है। तो आपको नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। इसका सही आंसर है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा सुन लेंगे तभी बोलेंगे, आप पहले पूरा देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे तभी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पहले लिख लेंगे उसके बाद ही बोलना सीखेंगे। क्रम से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो जुड़े ही हुए हैं। हम पढ़ेंगे तभी उसको लिख पाएंगे, कहीं सुनेंगे तभी बोल पाएंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भाषा के सभी कौशल नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना हम विद्यालय में ज़रूर करते हैं, लेकिन सुनना बोलना तो हम अपने घर से ही सीख के आते हैं, उसको नए सिरे से कैसे सिखाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। किसका साधन है भाषा? इसका सही आंसर है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। सिंपल सा सही आंसर है सोचने। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है।
भाषा सीखने का व्यवहारवादी, जिसे हम व्यवहार में ला सकें। आप किसी का अनुकरण कर रहे हैं, वो आपका व्यवहार नहीं हो सकता। रचनात्मक, आप नई नई भाषा का ज्ञान बढ़ा रहे हैं, नई नई भाषाएं ला रहे हैं, वो आपका व्यवहार नहीं हो सकता। भाषा प्रयोग तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, भाषा अभिव्यक्ति आप अपने व्यवहार में दिखा सकते हैं कि आपकी भाषा अभिव्यक्ति की क्या प्रक्रिया, आप किस प्रकार से अपनी भाषा अभिव्यक्त करते हैं अपने व्यवहार में। इसमें भाषा का व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या क्या है? पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। नो, पठन अरुचि तो हो ही नहीं सकती। अगर पढ़ना नहीं आता या पढ़ना पसंद नहीं है तो उसमें कोई अटकेगा क्यों? नहीं पढ़ेगा, वो समझ में आता है। बुद्धिलब्धि से इसका कोई मतलब नहीं, कम बुद्धिलब्धि है फिर भी अगर पढ़ने आता है तो वो पढ़ेगा ही। डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी दिक्कत होती है, तो इसका सही आंसर डिसलेक्सिया हुआ। मैंने तो इसको लैक करके याद किया था कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी दिक्कत है। अब आपको जैसे ठीक लगे, क्योंकि सीटेट में कोई ना कोई समस्या, अधिगम संबंधी समस्या पूछता ही है। आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीडीपी में भी दिख जाएंगे, हिंदी शिक्षण कौशल में दिख जाएंगे। तो आपको ये पढ़ने संबंधी जो दिक्कत है ये वाली पूरी सीरीज कर लेनी है, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया गया है, तो इसका सही आंसर है परस्पर अंतःक्रिया करके, क्योंकि वाइगोस्की समाजवादी थे। वो हमेशा सोचते थे बच्चे समाज से इंटरप्ट करेंगे तभी वो सीखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसके लिए मुझे क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी करवाने पड़ेंगे। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्यों का होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे सीख के आ रहे हैं बाहर से, चूँकि मेरा मोटो होता है आपको क्वेश्चन को ठीक से समझाना, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। लेकिन इसका सही जवाब है, मैं आपको सही जवाब बता के निकलती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए इसका सही जवाब है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना, क्योंकि बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि से आते हों, अगर आप उनकी भाषा को नहीं भी समझ रहे हैं लेकिन कोशिश करिए, आप अध्यापक हैं, उनको अच्छी तरीके से कोशिश करिए और उनको स्वीकार करिए। वो जिस भी स्थिति में है उनको स्वीकार करिए, फिर उनको ढालिए विद्यालय की भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं,